When a lion shares a story, it's not just words. It's a legacy that speaks, inspires, and lights the path of others. And yes, every story matters. And today I have the honor and I have the privilege to be in conversation and launch the story of a true visionary. Our guest today is a lion who proves that intelligence and service are a powerful combination. A past district governor, a GAT area leader, and a leader who has left a mark through his projects like ambulances and even vaccination drives. He is not admired just for his smartness but also for his wit. Yes, so please welcome our very own Lion Nirmal Gidra ji. Coming from a renowned family, he is not only a successful businessman but also a blessed family man with a charming wife, two beautiful daughters, and a loving son. Thank you, Nikita, for having me in this podcast. I would like to thank the PR and branding team led by CA Vishal Jain for conceptualizing such a wonderful program, and my best compliments to the entire Digi team and the PR and branding team, and of course you as my interviewer, Lion Nikita. Thank you so much. I am Lion Nikita Sinha, privileged to host today's podcast session where I'll be asking him few questions that most of the people already know, but I'll also ask him few secrets I'm sure which all of you will not be knowing. So I'll begin with some questions. So सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, लायनिज्म आपकी लाइफ में सबसे पहली बार कैसे आया? Was it a decision of your head or was it with your heart? ये दोनों ही नहीं था, not heart or not head. Actually, we were few friends in the college friends who were Leos, like Naresh Periwal, Pawan Bansal, Mahesh Agarwal. तो मैं लियो नहीं था. जब सिलीगुड़ी लायंस क्लब बनने की बात हुई तो then they approached me कि तुम भी लायंस में आ जाओ. मुझे कुछ ही पता नहीं था लायंस का, लायंस क्या करती है. मैं बोलूँ कि सर्विस के लिए मैं ज्वाइन किया तो भी गलत होगा. I joined because my friends were joining Lions in the year 1990. Siliguri Tarai, I joined. First, I became charter member of Siliguri Tarai. So it has already been almost 36 years. Yes. That's great. तो क्या आपने लायनिज्म जर्नी का कोई ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट शेयर करना चाहेंगे जिससे आपकी लीडरशिप स्टाइल को शेप किया है? Yes, when I was the president, we organized one eye operation camp in Naxalbari. काफ़ी दूर था, तो वहाँ 70 पेशेंट्स थे. तो उस ज़माने में कैंप्स में आई ऑपरेशंस होते थे और पेशेंट्स को 2-3 दिन रहना पड़ता था. तो एक 70 साल का एक वृद्ध था जिसका आई का ऑपरेशन होना था, और जब वो आया उसके साथ में उसके पोते पोती भी आए साथ में. वो शायद 5-6 साल के होंगे और वो 10 साल से देख नहीं पा रहा था वो वृद्ध. उनके आई का ऑपरेशन हुआ, जब आँख की पट्टी खुली उनको देखने के लिए बोला गया तो बोला सबसे पहले मैं अपने पोते पोती को देखना चाहूँगा. तो जब उस देखा तो वो एकदम भावपूर्ण रोने लग गया. पहली बार उसने पोते पोती को देखा, फिर मेरे पास आया, मेरे गले लग के बुरी तरह रोया. तो वो सीन मैं अभी तो नहीं भूलता हूँ. तब मैंने जाना कि लायंस कितना अच्छा काम करती है, हम जो काम करती हैं रियली कितना इफेक्टिव होता है. तो ये बहुत ही टची मोमेंट रहा होगा आपकी लाइफ. मुझे आज तक याद है वो मोमेंट, मैं भूल नहीं पाता हूँ. मैं अभी भी देख पा रही हूँ कि आपके चेहरे पे वो एक भाव आ गया है कि आपको शायद आज भी वो चीज़ें आप रिकॉल कर पा रहे हो इंस्टेंट. एकदम बिल्कुल. सो अंकल, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे स्मार्ट लीडर्स में से एक कहलाते हैं. तो क्या आप इतने ही स्मार्ट अपने स्कूल टाइम से भी थे, इतने इंटेलिजेंट स्कूल टाइम से भी थे, या आपको लायनिज्म ने पॉलिश किया है? लकीली आई वॉज गुड स्टूडेंट इन माई स्कूल एंड कॉलेज. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता था. मेरे दोस्तों को ये तकलीफ भी रहती थी बिना पढ़े फर्स्ट आ जाते हो. लेकिन लायंस ने मुझे काफ़ी पॉलिश किया है. बहुत कुछ सीखने को मिला लायंस से. किस तरह लोगों के साथ मिलकर रहना, एक साथ मिलकर काम करना है, ये लायंस ने सिखाया. लायंस हैव बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी नाउ. ओके, तो आप, मैं बोलूँगी कि आप बचपन से काफ़ी इंटेलिजेंट थे. मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, बट आई वॉज गुड इन स्टडीज. नो, दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग. तो जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लायन बनने के दौरान सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से थे और आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया? लायंस में चैलेंज सबसे बड़ा आता है कि लायन को कैसे आप इंगेज करो, इंगेज रखो. यू कैन इंस्पायर अ लायन मेंबर, बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू सस्टेन इट. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेशंस बेटर हो. उस लायन को आप कोई अच्छा काम दें, उसको मोटिवेट करें, उसको रिकॉग्नाइज करें, तभी वो लायंस में रहता है. ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है कि मेंबर्स लेके आते हैं, तो उनको कैसे रिटेन करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. इसी चैलेंज को हम लोगों को सामने मैंने फेस करना है. तो जैसे कि आपने कहा कि चैलेंज हमें ये रहता है कि रिटेन कैसे करें, तो यस, आपका क्या कहना है इस पर कि रिटेन आप कैसे करते हो अपने मेंबर्स को? जो भी मेंबर नया आए किसी भी क्लब में, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको क्लब की एक्टिविटीज इन्वॉल्व करना.
मेंबर ही सोच के आता है कि मैं एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे मौका मिलेगा सब लोगों से मिलने का, सेवा करने का। जब उसको मौका नहीं मिलता तो वो उसको लगता है कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, और साल 2 साल में इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लायंस छोड़ के चला जाता है। जिस लायंस को आप इन्वॉल्व करोगे, उसको मोटिवेट करोगे, क्लब की एक्टिविटीज़ में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दोगे, तो लायंस कभी छोड़ के नहीं जाएगा। यस, आई एम श्योर। और मुझे लगता है कि शायद आप लोग फेलोशिप भी बहुत अच्छे करते हैं। फेलोशिप तो बहुत ज़रूरी है। लायंस के 2 मैं कहता हूँ प्लेटफॉर्म है, सर्विस एंड फेलोशिप, और साथ में लीडरशिप क्वालिटी भी लायंस बहुत ज़्यादा इंकरेज करती है कि अच्छे लीडर हमारे उभर के आएँ। तो सारे ही जो भी एक इंसान को चाहिए जीवन में, लायंस सब कुछ देता है। तो मुझे लगता है कि आप अपने क्लब से बहुत एक बेहतर लीडर हैं, और आई एम पूरे डिस्ट्रिक्ट से हम सब बहुत प्राउड है कि आप इतने अच्छे लीडर हमारे लिए साबित हुए हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लायंस क्लब दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके हिसाब से हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे क्लब्स में हर प्रोफेशंस के लोग आते हैं, हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हर स्टार्टर से, हर रिलीजन से लोग आते हैं। सब मिल के रिसोर्सेज पूल करते हैं। किसी के पास अच्छा पैसा है, किसी के पास समय है देने के लिए, तो सब मिल के काम करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस। सो एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आपने एम्बुलेंसेस जैसे इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स को लीड किया था, तो कौन सा प्रोजेक्ट आज भी आपके दिल को छूता है और आपको लगता है कि वो मेरे लिए सबसे खास है? जैसा कि मैंने बताया कि आई ऑपरेशन कैंप का वैसा एक इंसिडेंट था। उस समय हमारे यहाँ स्पेशली एबल्ड के लिए स्पोर्ट्स हुआ करता था, मुस्कान, जो कि कंचनजंगा स्टेडियम में होता था। अब हम उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो जब फाइनल प्रोग्राम था, अवार्ड विनिंग सेरेमनी हो रही थी, तो सब बच्चों के अवार्ड दिए जा रहे थे। ऑल वेयर विजुअली, समवेयर विजुअली इम्पेयर्ड, कोई डेफ था। तो अवार्ड मिलने के बाद बच्चों के चेहरे में जो खुशी थी, और उसके बाद उन्होंने डांस किया, हम सबको डांस करवाया, वो सीन मुझे आज भी नहीं भूलता है। सच अ वंडरफुल फीलिंग। सब में कोई बच्चे कोई नहीं कमी है, लेकिन अंदर से सारे इतने खुश थे, अपनी खुशी का इज़हार कर रहे थे डांस करके। तो वो सीन मैं अभी याद करता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत यादगार है। यस। तो जैसे हर एक डीजी का सपना होता है कि वो अपने टेन्योर में कुछ बहुत अच्छा कुछ कर निकलेंगे। तो आपका टेन्योर सब जानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो आपके टेन्योर का कोई खास पल या कोई एक, आप उसे 1 सेंटेंस में कैसे सम अप करेंगे? मेरे टेन्योर में मैंने कोशिश की थी कि जो क्लब्स हैं वो सब लोगों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, सबकी रिपोर्टिंग प्रॉपर हो। और हमारा जो DFA फाउंडेशन था, उस समय हमने हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन उसमें हमने कलेक्ट किया। मैल्यू जोन्स फेलो LCF में हमने उस समय 101 MGF हम लेके आए, और हमारा मेंबरशिप ग्रोथ पूरे मल्टीपल हाईएस्ट था। वो रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बाद में टूटा हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी। और बाकी प्रोजेक्ट्स तो हमारे होते ही रहते हैं, सर्विस इवेंट्स वो सब होते ही रहते हैं। तो माई मेन एम वॉज टू मेक ईच क्लब स्ट्रॉन्गर। कोई भी क्लब कमज़ोर नहीं रहनी चाहिए। जो कमज़ोर क्लब है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। तो आप पर्सनली उन्हें विजिट भी करते होंगे? यस, श्योर। जो हम कोशिश करते थे कि जो क्लबें कमज़ोर हैं उनको पहले विजिट किया जाए, 12 बार विजिट किया जाए, ताकि उनमें हम मोटिवेट कर सकें कि आप कंटिन्यू करो एज ए लायन। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा होगा कि लाइन मेंबर्स को रिटेन करके आप लोग यस। तो डीजी बनने के बाद जब आपकी सेवा जारी रही, माने 1 साल के बाद लोग कहते हैं कि भाई मैं थक गया, कि 1 साल का प्रेसिडेंटशिप हो गया या डीजीशिप हो गया, तो फिर वो कहते हैं कि भाई एक बार हमें ब्रेक दो। तो आपको हमने देखे कि आपने कभी ब्रेक नहीं लिया, तो आपको कैसे कोई इतना कैसे आप मोटिवेटेड रहते हो? इसमें किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन ही है। लायंस इज वे ऑफ लाइफ फॉर मी। जब से मैंने लायंस ज्वाइन किया है, 2-3 साल बाद ही लगा कि नहीं, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर्विस करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो फिर भारी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। और सर्विस तो ऐसा है, किसी के चेहरे पर खुशी देख लो, आपने अच्छा काम किया, ग्रेटिट्यूड के चेहरे पे आता, खुशी आती है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो ये इस तरह चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, आगे भी मेरे ख्याल चलता ही रहेगा। तो आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? देखिए, फैमिली सपोर्ट के बिना तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। मेरे फादर रोटेरियन थे, बट ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। जब मैं गवर्नर बना तो उसने सारा जिम्मा बिजनेस का अपने ऊपर ले लिया था कि तुम फ्री हो, अपने काम करो। मेरी वाइफ, बच्चे, एवरीबॉडी वेरी सपोर्टिव। बिना फैमिली सपोर्ट के आप इतना आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो माई थैंक्स टू माई फैमिली, माई फादर, वाइफ एंड ऑल द किड्स, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। तो जैसे हमने सुना है कि आपको ताश खेलने का बहुत शौक है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने लायंस के बहाने
आंटी को बोला कि मैं लायंस की मीटिंग में या किसी फेलोशिप इवेंट पे जा रहा हूँ, और आप जाके एक्चुअली वहाँ ताश खेल रहे हो अपने दोस्तों के ऐसा कभी नहीं होता कि क्योंकि आंटी को ज़्यादा शौक है ताश खेलने का। अच्छा। हम लोग जहाँ जाते हैं साथ ही जाते हैं, अलग से कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि मैं अलग से खेल रहा हूँ दोस्तों के साथ में। हाँ, कभी लायंस के किसी मीटिंग में गए, बाहर गए आउट ऑफ स्टेशन, हमने कुछ बैठ के खेल लिए, वो बहुत कम होता है। जनरली हम क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही कभी कभार खेलते हैं, वंस अ वीक हम लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, बस उतना ही है। तो या अगर ताश छोड़ के अगर मैं पूछूं कि आप किसी लायंस के बहाने से कहकर आप कहीं और गए हैं? ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, क्यों लायंस का बहाना लेके कहीं जाने की क्या जरूरत है। जहाँ जाते हैं बोल के जाते हैं, ऐसा कुछ करता भी नहीं हूँ मुझे बहाना बनाने पड़े कि लायंस के हिसाब से जा रहा हूँ मैं। और लायंस के लिए कहीं भी जाने की छूट मेरी फैमिली से है। कभी नानी होती है, फैमिली इवेंट भी होता है, ऐसा भी हुआ कि मेरी पूरी फैमिली फंक्शन गई है, मैं लायंस इवेंट में अकेला गया हूँ, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। तो आप उस वक्त कैसे मोटिवेटेड रहे कि मैं अपनी फैमिली छोड़ के लायंस में रहूं? वो जिम्मेवारी रहती है। एक बार हमने होस्ट किया था मल्टीपल कन्वेंशन दार्जिलिंग में। उस समय भांजे के घर में बड़ा फंक्शन था, पूरी फैमिली गई हुई थी। मैं सिंस आई वाज चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो मुझे दार्जिलिंग में रहना ही था, तो मैं वहाँ था। तो ये अपने मोटिवेशन है कि जो काम मुझे दिया गया वो तो करना ही है। कई बार आपको फैमिलीज को इग्नोर करके करना पड़ता है लायंस में काम। हम चाहते हैं कि फैमिलीज फर्स्ट, बट कई बार ऐसा होता है कि हम फैमिली को भी थोड़ा सा साइड करके लायंस में ज़्यादा टाइम देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी मोटिवेटेड है ही। तो अगर हम लोग किसी और को, जैसे अगर आप मुझे कहें कि मैं कैसे मोटिवेटेड रहूं, तो आप कोई 3 कोर वैल्यूज़ ऐसे ही बताएं हमें कि जिससे हम लोग मोटिवेटेड रह पाए थ्रू आउट, कि हम लोग फैमिली छोड़ के भी लायंस का काम कर सकें। ऑब्वियसली फैमिली सबके लिए पहली है, बिजनेस भी सबका पहले आता है, बट हाँ, लायंस के लिए भी कई बार हम लोग टाल जाते हैं कि नहीं ठीक है यार, सर्विस इवेंट है, हम बाद में कभी चले जाएंगे। तो वो 3 कोर वैल्यूज़ आप हमें बताइए प्लीज़। पहले तो आपको ये सोचना है कि आपने लायंस क्यों ज्वाइन किया, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग लायंस। आप सर्विस के लिए ज्वाइन किए हो, फेलोशिप के ज्वाइन किए हो, सारे एवेन्यूज़ आपको लायंस देता है। और आपने अगर ज्वाइन किया तो आपको इसको शिद्दत से निभाना चाहिए। एंड दूसरा, यू मस्ट टेक ओनरशिप ऑफ योर क्लब। आप किसी ने क्लब को ज्वाइन किया आपने, तो वो क्लब आपका है, उसके लिए आपको काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, और जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा काम करने के लिए, सर्विस हो चाहे अदर इवेंट्स हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये एक मोटिवेट फैक्टर होना चाहिए आपके अंदर कि भाई मैं अपनी जिम्मेवारी अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सही है। तो जैसे बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग लायंस की मीटिंग्स वगैरह अटेंड करें, और काफ़ी जनरल मीटिंग्स भी होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपके पास कभी कोई ऐसा बहाना आया जो आपको बहुत ही फ़नी लगा हो कि भाई इस रीज़न से मैं कल मीटिंग में नहीं आ पाया था, क्योंकि जाहिर है कि हमारी बातें होती है कि भाई तुम आप मीटिंग में कल क्यों नहीं आए थे? काफ़ी साल पहले की बात है, मैं उस समय क्लब प्रेसिडेंट था। तो मैंने एक मेंबर को दूसरे ने पूछा भाई क्यों नहीं आया मीटिंग में, तो बोला कि मेरी वाइफ ने मेरी लेपल पिन छिपा दी थी, और बोले कि जब तक घर का काम कंप्लीट नहीं करोगे तो लेपल पिन नहीं दूंगी। और मैं नहीं चाहता लायंस पिन पहने बिना मैं क्लब की मीटिंग में आऊँ। तो मुझे अच्छा ही लगा कि वो बंदा बिना पिन के मीटिंग में नहीं आना चाहता था, और हंसी भी बहुत आए कि पिन के चक्कर में उसे घर का काम करना पड़ा उससे सारा। तो आपको लगता है कि वो सच कह रहे थे? सच्ची कह रहा हुआ, बहाना तो उसका यही था, कि झूठ क्यों बोलेगा। उसी की मैंने वो कहूँ कि सब हंस रहे थे कि भाई तो वाइफ ने तुम्हारा ऐसा किया, तो मेरे ख्याल सच्ची बोल रहा होगा। हाँ, एक्चुअली वाइफ तो सबको पता है कि स्पाउसेस के आगे हस्बैंड्स की थोड़ी कमी चलती है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं चलती है, कम की बात ही नहीं है। बहुत ही मैंने कहूँ कि हस्बैंड को मानना ही पड़ता है वाइफ जो कह रही होती है। तो बिल्कुल नहीं चलती, एकदम हाँ डोमिनेट रहती है हमेशा ही। अच्छा, आप डोमिनेट ही रहती है सीधी? मैं अपनी वाइफ के लिए नहीं बोल रहा, हम लोग साथ चलते हैं, लेकिन जनरल तो वही है कि थोड़ा डोमिनेट करती हैं लेडीज। नहीं, अब हम लोग आप ही की बात करते हैं। सिंस आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि घर में या किसी भी कुछ डिसीजन में या कहीं कुछ खाने ही जाने की, भाई हमें आज एक पुचका ऑर्डर करना है कि एक भेलपूरी ऑर्डर करनी है, तो ये सब डिसीजंस, या आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है? नहीं, मेरी पर्सनल बात करूँ तो सारे डिसीजन मेरी वाइफ ही लेती है। खाने का है क्या है, मेरा खुद का डिसीजन मैं खुद लेता हूँ। मैं अपने कपड़े खुद चूज़ करता हूँ, परचेज खुद करता हूँ, वाइफ कभी नहीं करती है। वो मेरी पैकिंग में खुद ही करता हूँ स्टार्ट टू एंड तक, उसमें उनका हाथ नहीं रहता। बाकी घर के सारे डिसीजन जो भी करना है, खरीदना, बच्चों को क्या देना है, कब बच्चे आएंगे जाएंगे, वो वाइफ ही देखती है। बच्चों के एजुकेशन का मैं सारा देखता था कि बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब आना कब जाना, वो मेरा डिपार्टमेंट था। बच्चे तो एजुकेट होकर निकल गए, अब वहाँ से मैं खाली हो गया, पूरा टाइम लायंस में ही जाता है मेरा मैक्सिमम। तो मैं कहना चाहूँगी कि आपका पूरा टाइम या तो लायंस पे जाता है और बाकी टाइम आप अपने स्पाउस को देते हैं। बस थोड़ा बिजनेस में ही टाइम देना पड़ता है,
और स्पाउस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होती कि घर पे रहते हैं तो नेचुरली वो टाइम तो उनका ही होता है। तो अगर लायनिज्म में कोई ह्यूमर का अवार्ड होता तो आप हमारे डिस्ट्रिक्ट से किसको नॉमिनेट करते हैं? वो तो नेचुरली वो डॉक्टर आर के अग्रवाल को ही जाता है। वो इतने ह्यूमरस इंसान है, कहीं भी अपने वो जो बोलते हैं स्पीच भी देते हैं तो पब्लिक बिना हंसे रह नहीं सकती, उन्हें ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं और कन्वर्सेशन में भी इज़ अ सुपर ह्यूमन बीइंग एंड वेरी आई कैन से वेरी मैं एंडियरिंग नेचर बोलूँगा उनका, और खूब हंसाते हैं वो अवार्ड तो डेफिनेटली विदाउट एनी कंटेस्ट डॉक्टर आर के अग्रवाल को जाएगा। अरे वाह, तो हमारे पास एक अवार्ड भी है आज गाइस। सो अब हम ये जानेंगे कि जैसे कि टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो आगे 10 साल आने वाले आगे के, तो उसमें आप लायनिज्म को कैसे इवॉल्व होता हुआ देखेंगे? टेक्नोलॉजी कैन मेक आवर सर्विस बेटर एंड फार रीचिंग। जैसे कि AI वी कैन यूज टू मेक प्रोग्राम्स, कैसे हम ऑर्गेनाइज करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फंड रेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। टेली मेडिसिन से हम जो भी रिमोट एरियाज़ में हैं वहाँ हम सर्विस दे सकते हैं। इनफैक्ट मीटिंग्स भी आप देखोगे आने वाले सालों में वी विल हैव मोर वर्चुअल क्लब्स ऑल्सो, वर्चुअल मीटिंग्स ऑल्सो। और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है एंड आई थिंक यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगी अलायंस के लिए भी। दे कैन यूज़ देयर टेक्नोलॉजी इन आवर प्रोजेक्ट्स एंड आवर सर्विस इनिशिएटिव्स। तो इन कमिंग ईयर्स आई कैन से दैट टेक्नोलॉजी विल प्ले अ मेजर रोल इन आवर सर्विस डिलीवरी एटलीस्ट। आपकी तरफ से कोई आपका सुझाव कि हम लोग कैसे इसे बदल सकते हैं? किस चीज़ को? टेक्नोलॉजी से हम लोग कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ह्यूमन जो एलिमेंट है वो तो हमेशा रहेगा। हम लोग जहाँ सर्विस करते हैं वो दिल से करनी पड़ती है, वो एलिमेंट हमेशा रहेगा। बट जहाँ हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं हमको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ फास्टर, हम जल्दी रीच भी कर सकते हैं लोगों को, इट इज़ बेटर एंड इट इज़ एक्यूरेट। तो वो हमको अपने अलायंस में उसको यूज़ करना ही चाहिए। डेफिनेटली। तो आपके प्रोजेक्ट्स ने ज़िंदगियां बचाई हैं, विजन्स को इम्प्रूव किया है और कम्युनिटीज़ को भी प्रोटेक्ट किया है। लेकिन सोचिए, अगर LCIF आपको कल कुछ अनलिमिटेड फंड्स दे दे तो आप सबसे ज़्यादा क्रेजी कहूँ या इनोवेटिव कहूँ, आप कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट ड्रीम करते हैं जो आप लाना चाहते हैं, और वो क्या होगा? जब मैं मेडिकल एक्सपेंसेस देखता हूँ ना, जो भी पुअर पीपल को पे करने पड़ते हैं, तो मुझे कई बार लगता है कि वो कैसे अफोर्ड करते होंगे। एक जो सैलरी क्लास आदमी है इतना हाई कॉस्ट कैसे अफोर्ड कर रहा होगा, गांव से जो बंदा आ रहा है वो कैसे अपना या अपनी फैमिली का इलाज करवा पा रहा होगा। इस तरह का कुछ अगर मुझे मिले तो मैं चाहूँगा कि होप ऑन व्हील्स हम एक लॉन्च करें जो हर गाँव में जाए, टोटल फुल्ली इक्विप्ड हो, उसमें क्रिटिकल सर्जरी भी हो सके, टेलीमेडिसिन की सुविधा हो, किसी को बाहर जाना नहीं पड़े एंड वी कैन गिव इट एट वेरी मिनिमम कॉस्ट, जिससे कि हर गांव में हम अपने जो सर्विस को पहुंचा सकें और जो जो रियली नीडी है उनको हम हेल्प कर सकें। बहुत बहुत आपने अच्छा सोचा, और ये शायद किसी के थॉट में आए भी ना, इतना अच्छा थॉट। जरूर आएगा, किसी न किसी जरूर आएगा कि इस तरह का कुछ होना चाहिए कि हम गांव पहुंच के उनको फैसिलिटी दे सकें जिसके लिए उनको शहर आना पड़ता है। तो आज के जैसे ग्लोबल चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर और एजुकेशन को लेकर एड्रेस करते हैं जैसे हम, तो लायंस क्लब और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकता है इन चीज़ों को? वी मस्ट थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। हमारे जो क्लब्स है, एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हमारे करने चाहिए हमको लोकल लेवल पे। टेलीमेडिसिन यूज़ करके हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, और स्कूल्स में हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं फॉर एजुकेशन, वो मेन हमको लोकल लेवल पे करना पड़ेगा। ग्लोबली इम्पैक्ट अपने आप ही हो जाएगा। हमारी लोकेलिटी में हम इन्वायरमेंट की रक्षा कर सकेंगे तो ग्लोबली अपने आप उसका इफेक्ट आ जाएगा। लोग देखते देखते काम करेंगे, प्लस ओवरऑल इफेक्ट होगा। लायंस तो हर कंट्री में है, हर कंट्री लायंस अगर एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो जाए, कॉन्शियस हो जाए तो अपने आप ही इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में आ जाएगा। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमारा एक लेडीज़ क्लब है, तो जेंट्स तो यूजुअली अपने फ्रेंड्स को देखकर या फैमिली को देखकर ज्वाइन कर लेते हैं, बट लेडीज़ में और लियो जो अपकमिंग है उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ज्वाइन करना, तो आप उन्हें या उनकी फैमिली को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो लायंस ज्वाइन करें? यंग के लिए बहुत ज़रूरी है उनको लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिले और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिले। हम लोगों ने अभी BNI कंसेप्ट में क्लब शुरू कर रहे हैं, तो वो यूथ को अट्रैक्ट करेगा। और लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके मीटिंग जो शेड्यूल है वो फ्रेंडली हो, उनके फैमिली जो भी जिम्मेवारी है उसको भी कर पाएँ और लायंस में भी आ पाएँ।
और एक सामने रोल मॉडल होना चाहिए उनके पास कि ये लायन ऐसा कर रही हैं, हम भी ऐसा बन सकते हैं। हमारे यहाँ मल्टीपल में संगीता जातियाँ PID हैं, तो वो एक रोल मॉडल हमारे पास है, आप लोगों के पास रोल मॉडल है। और प्लस हम लोगों को लेडीज़ को लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज कितने सालों बाद, ऑलमोस्ट 20 सालों बाद अब फर्स्ट लेडी गवर्नर आएंगी, आशा जी आएंगी, उसके बाद सुजाता जी आएंगी। तो वो एक अपने आप में लेडीज़ को मोटिवेट करेगा कि हमको भी अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास ये मौका है कि वो आगे बढ़ सकें। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि सबके लिए कोई ना कोई रोल मॉडल होगा, और आगे आने वाले टाइम पे आई एम श्योर आशा जी को भी काफ़ी लेडीज़ उन्हें अपना रोल मॉडल मानेंगी और क्लब में आगे आना चाहेंगी भी, और नए मेंबर्स को भी जोड़ेंगे। तो आपके हिसाब से लायंस मूवमेंट में आपका रोल मेंटर कौन रहा है? मैं एक का नाम नहीं लूँगा। जब मैं क्लब प्रेसिडेंट था उस समय PK शाह डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। जब मैं गवर्नर बना तो हमारे PDG PC मस्करा जी ने मुझे काफ़ी हेल्प और सपोर्ट किया। मल्टीपल में इंटरनेशनल में जो भी मुझे असाइनमेंट मिली उसमें हमारे GS होरा जी का बहुत बड़ा सपोर्ट, ही इज़ अ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड फॉर मी। और मैं बोलूँ तो हमारे जो प्रेसिडेंट AP सिंह, संगीता जी के वर्क एथिक्स, जो काम करने का तरीका है, और प्लस और एक PID विष्णु बाजोरिया अंकल, उनसे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। उनका जो एथिक्स है, जो प्रिंसिपल वो मेंटेन करते हैं, आई विल ट्राई टू इम्यूलेट हिम एज अ लायन मेंबर। अमेजिंग। तो आपको अगर पूरे वर्ल्ड को कोई मैसेज देना हो, लायन मेंबर को मैसेज देना हो, तो वो क्या होगा? मेरा तो एक ही मैसेज है, वी कांट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। आप सबकी हेल्प नहीं कर सकते, पर हर आदमी किसी न किसी हेल्प कर सकता है, तो वो हमको करना चाहिए। वी आर लायंस, वी आर नॉट एवरेज, वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। वो डिफरेंस हमको सोसाइटी में लेके आना चाहिए एज अ लायन। वही मेरी अपील हर लायन से रहेगी। जितनी कैपेसिटी हो, जितना सामर्थ्य हो, उतना आप कीजिए। आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ तो आप कर ही सकते हो। ये मेरा मैसेज है सबके लिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे को लगता है कि जो आपने कहा कि हर एक लायन मेंबर अगर किसी एक भी इंसान की मदद करता है, तो हो सकता है कल वो इंसान अपनी मदद देखकर सामने तीसरे आदमी की मदद करे, चाहे वो लायन हो या ना हो। हमारा काम है कि हम लोगों को सर्विस दे, लोगों के मन में सर्विस की भावनाएं जगाएं। बट यस, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हम ज़रूर सबको वैसे मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा, लायनिज़म के बाहर की बात अगर हम करें, तो आपके क्या हॉबीज़ या पैशन है जिससे आप ग्राउंडेड रहते हो? ऐसे कहूँ तो मैं बहुत एक स्पोर्ट्स लवर हूँ। नॉट ओनली क्रिकेट, हर स्पोर्ट्स को मैं फॉलो करता हूँ, आज भी फॉलो करता हूँ। मेरे घर में आओगे या तो न्यूज़ चैनल चल रहा होगा या स्पोर्ट्स चैनल चल रहा होगा। और क्विजिंग में मुझे काफ़ी शौक है। जब पहले कौन बड़े करोड़पति आता था इनिशियली, तो मैं भी घर में बैठ के क्वेश्चन के जवाब देता था। मेरे बच्चे कहते थे, पापा जाते क्यों नहीं हो वहाँ, आप कुछ ना कुछ तो लेके आ ही जाओगे। तो ये, और प्लस म्यूज़िक का, पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है। अभी भी मैं पुराने गाने सुन के बता सकता हूँ कि किसने गाया, किसने उसको म्यूज़िक किसने दिया, लिरिक्स किसने बनाई। मुझे पुराने गानों के वो सब भी याद है अभी तक। तो ये 3 मेरे पैशंस हैं जो अब मैं अभी फॉलो करता हूँ। तो आपके हिसाब से आपका फेवरेट म्यूज़िक कंपोज़र कहूँ या कोई म्यूज़िक सिंगर कहूँ, आपके हिसाब से कौन आपका फेवरेट? सिंगर तो अनडाउटली मेरा मोहम्मद रफ़ी है, कंपोज़र में नौशाद और खयाम। अच्छा, बहुत गजब, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और शायद यही आपको लायनिज़म में भी आप गुनगुनाते हमारे साथ रहते हैं। एकदम। सर्विस के थ्रू आपने कौन से ऐसे लाइफ लेसन सीखा है जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी कैरी किया हो? सर्विस में मैं कहता हूँ कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए जब सर्विस करते हैं। भगवान ने हमको मौका दिया है, हमको इस लायक बनाया है कि हम दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं। तो जब सर्विस करते हैं, सामने वाले चेहरे पे हंसी आती है, खुशी मिलती है, तो वो सबसे बड़ा रहता है कि हमने किसी की हेल्प की। और अपनी लाइफ में मैं चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सके, किसी लायन का हो, नॉन लायन का हो, किसी की ज़रूरत पड़े तो मैं उसको जितना कर सकता हूँ वो हेल्प करूँ। ये मैंने लायन से सीखा है, सर्विस प्रोजेक्ट से सीखा है कि किसी की हेल्प करोगे तो वो घूम के आपके पास वापस आएगा। आपको उतना ही ऊपर वाला बोलो या नियति बोलो, आपको उतना कंपनसेट करेगी, उतनी ही आपको देगी वो। तो मेरा यही रहता है कि किसी की भी मैं हेल्प कर सकूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। हमने ये भी देखा है कि आपने बहुत दफ़ा ब्लड डोनेट किया है और आप बहुत बड़े एक शाम भक्त भी हैं, और आपके पूरे परिवार का मैं जानती हूँ कि वो लोग कितने बड़े शाम भक्त हैं। तो आपने, पहले तो मैं ये सबको बताना चाहूँगी आप ही इसके थ्रू कि आपने कितनी दफ़ा ब्लड डोनेट किया है और आपको कैसा महसूस होता है ब्लड डोनेट करके? मैंने अभी तक 104 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है और फीलिंग तो वही होती है पहली बार थी। और मुझे ये क्यों मोटिवेशन मिला कि पहली बार मैं जब ब्लड डोनेट करने गया
तो मैंने देखा कि फैमिली के लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, किसी को ब्लड चाहिए था उसके भाई भी बैठे हुए हैं और अंकल भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ब्लड डोनेशन के लिए तैयार नहीं था। तो वहाँ एक लेडीज ने कमेंट किया कि लायंस वालों को ब्लड देने तो हम लोग नहीं देंगे ब्लड। तो मुझे लगा कि ये कैसा है कि भाई खुद की फैमिली का मेम्बर बीमार है, वो खुद ब्लड देना नहीं चाहते। तो ब्लड बैंक की आइडिया मेरे दिमाग में उसी दिन आई कि नहीं, हम लोग को यहाँ ब्लड बैंक सिलीगुड़ी में बहुत ज़रूरी अच्छा ब्लड बैंक हो जहाँ से लोग ब्लड ले सके। पहले हमको जाके देना पड़ता था, हॉस्पिटल्स में जाके हम डोनेट करते थे, वहाँ अच्छे से टेस्टिंग भी नहीं होती थी और वो ब्लड ही चढ़ा दिया जाता था पेशेंट को। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन आया कि ब्लड तो मैं दूँ ही दूँ और प्लस हम लोग ब्लड बैंक को लेके आए। ये बहुत अच्छा थॉट रहा है और उसी ब्लड से आज हम लोग शायद एक ब्लड यूनिट से 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। एकदम बिल्कुल। तो कितनी दुआओं से भी आप माने ब्लेस्ड हैं मैं कहूँगी। तो आप हमें ये बताइए कि आप अपनी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस कैसे बना के रखते हैं? तो बैलेंस बनाना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बैलेंस बनाना, क्योंकि लायंस में भी ऐसे मौके आ जाते हैं कि आपको फैमिली को या बिजनेस को थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन हमको प्रायोरिटी अपनी ठीक रखनी पड़ेगी। जो बहुत ज़रूरी है, चाहे बिजनेस का हो, चाहे लायंस का हो, फैमिली का हो, वो करना ही पड़ेगा। और आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। तो पहले मैं नहीं बोल पाता ना, पर अब धीरे धीरे मैं सीख लिया है कि आप कैसे ना बोलें कि आप और कामों की वजह जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसमें आप हाँ बोल सकें। तो ये एक बहुत ज़रूरी गुण है जो मुझे लेट हो गई सीखने में, पर मैंने अब सीख लिया कि किसी को कैसे ना बोलनी है और कैसे मैनेज करना है। दूसरा, डेलीगेट करना। लायंस में जो भी जिम्मेवारी आती है मैं चाहता हूँ कि मैं डेलीगेट करूँ और उसको काम करने दो लायंस को। जैसे मैं कि कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन रहा हूँ, मैंने जिसको जिम्मेवारी दे दी मैंने उनको दे दी कि आप करो। ओवरऑल हम देखते हैं लेकिन माइक्रो मैनेज नहीं करते हैं। तो उस तरह से हम लोग फ्री रहते हैं कि भाई जो भी काम अच्छे बंदे को दिया है, कैपेबल लायंस को दिया है, अपने हिसाब से वो ठीक से करेगा। तो इस तरह से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं डेलीगेट करके, और नेचुरली जो काम कर मोटिवेट करेंगे तो और ज़्यादा काम करेगा, आप फ्री रहेंगे। डेफिनेटली। तो आपने ना बोलना तो सीखा, आप कह रहे हो, बट मैं बता दूं कि आप बिल्कुल ना नहीं कर पाते हो, क्योंकि हमने खुद ने भी बहुत बारी ऐसा फेस किया है कि आप शायद डेलीगेट कर देते हो, आप वो जिम्मेदारी ज़रूर निभाते हो, आप शायद सामने ना कर देते होंगे, बट आप उससे मुंह नहीं मोड़ पाते। नहीं, लायंस से काम हम चाहते हैं वो काम हो जाए, मैं नहीं करूँ दूसरा करे। कई बार ऐसे मौके आते हैं, मुझे ये बोला जाता है आप रहो, तो मैं बोलता नहीं, मुझे इस बार छोड़ दो, आप इनको बुला लो, कि इनसे करवा लो, इनसे हेल्प ले लो। तो वो हम लोग करते ही हैं। लायंस से काम तो कभी रुकना नहीं चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि लायंस से कोई भी छोटा से छोटा काम हो तो जो सपोर्ट कर सके हम करें। अच्छा, तो अब तक आपने बहुत सारे सवालों के सोच समझकर जवाब दिए थे, तो अब लेकिन हम शुरू करेंगे एक रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपको सीधा आंसर देना है, कुछ भी सोचना नहीं है, कोई स्मार्ट आंसर्स नहीं देने, उसके बदले कुछ नहीं बोलना है आपको। तो विल स्टार्ट। यस। ओके। टी विथ बिस्किट्स और टी विथ गॉसिप? टी विथ गॉसिप्स। ओके। हु इज टफर टू हैंडल, लायंस और फैमिली? बोथ आर इक्वल। एक। लायंस। मीटिंग्स, शॉर्टर द बेटर, लॉन्गर द स्ट्रॉन्गर? शॉर्टर द बेटर। WhatsApp group, useful or torture? Sometimes it is torture, but generally it is useful. Who wins an argument at home? I think we know the answer. No, you don't know the answer. It's not always that my wife wins the argument. Sometimes I also do. So it's equal. It's equal, yeah. Eye camp or blood camp? Which one do you enjoy more? Naturally, blood camp. If Lionism was a movie, what role would you play? The hero, the mentor, or the comedian? The mentor. One lion you would never want to debate with? Lion AP Singh. More important, being clever or being kind? Being kind. If you wrote a book on a lion's journey, what would the title be? Lion's A Way of Life. That's amazing. तो जैसे हमारा मिशन 1.5 आया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्योंकि सबको रहता है कि हम लोग लायंस मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। आपको लगता है कि क्वांटिटी ऑफ मेंबर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ मेंबर्स ज़्यादा हमें चाहिए? ये बहस तो बिल्कुल बेमानी है, क्वांटिटी क्वालिटी। क्वालिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते मेंबर्स की। आप मेंबर उसी को लेके आओगे जिसको लगता है कि आपके क्लब में वो जेल करेगा। हम ऐसे मेंबर लेके आना चाहेंगे जो कि आप उनको अपने घर में बुला सको। तो क्वांटिटी और क्वालिटी का डिबेट तो ये बिल्कुल ही बेकार है। मेंबर में क्यों चाहिए? मेंबर में इसलिए नहीं चाहिए कि हमको नंबर बढ़ाने हैं। एक नया मेंबर आएगा, ही विल कम विद न्यू आइडियाज़, ही विल कम विद न्यू कॉन्टैक्ट्स, ही विल कम विद न्यू रिसोर्सेज। तो वो क्लब को एक एनर्जी दे देगा।
हमने कई क्लबों में देखा है कि एक मेंबर आता है, वो क्लब को एकदम ऐसे एनर्जी दे देता है, वो क्लब जो सोया क्लब है वो भी उठ खड़ा होता है। जो हम सोच रहे हैं क्लब बंद हो जाएगा, वो क्लब बहुत अच्छी चलने लग जाती है। और मेंबर ज़्यादा आएंगे तो सर्विस ज़्यादा कर पाएंगे, हम सर्विस ज़्यादा करेंगे फिर मेंबर ज़्यादा आएंगे, मेंबर अच्छे आएंगे लीडरशिप बढ़ेगी, लीडरशिप भी बढ़ेगी तो सर्विस भी बढ़ेगी। तो ये एक साइकिल है जो कि चलता है। मेंबर ड्रॉप आउट तो होने ही है, डेथ भी हो जाती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं और इश्यूज हो जाते हैं। अगर हम नए मेंबर नहीं लेंगे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हर साल नए मेंबर लेके आएँ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर होता ही रहे। तभी हम जो लास्ट एक सेंचुरी हमारी हो गई, नेक्स्ट सेंचुरी तक जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि मेंबरशिप ग्रोथ हमारी चलती रहे हमेशा। तो उसके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा चाहते हैं क्वालिटी मेंबर्स ही आए, क्वांटिटी पे वो नहीं करना चाहिए क्यों मेंबर ले रहे हैं। आप भी मेंबर बन के आई थी, उस समय कोई सोचा होता क्यों निकिता का मेंबर लेके आए हम, तो आप आज लायंस की मेंबर नहीं होती। मुझे भी किसी ने इन्वाइट किया, मेरे दोस्त ने इन्वाइट किया, नहीं इन्वाइट किया तो मैं आज यहाँ बैठा हुआ नहीं होता। तो वो तो प्रोसेस चलना ही चाहिए कि नए मेंबर आएँ, कुछ चले भी जाएँ छोड़ के हमें, बट हर साल एवरी ईयर हर क्लब को मेंबर नए लेके आने चाहिए। सर्कल ऑफ लाइफ की तरह हो गया, एकदम सर्कल ऑफ लाइफ ही है। तो आप हमने जैसे बहुत सी बातें करी ब्लड रिलेटेड भी, और आप तराई ब्लड बैंक के फाउंडर चेयरपर्सन भी थे, तो आपका क्या कहना है इस बारे में और आपकी कैसी फीलिंग रही? देखिए, ब्लड बैंक स्टार्ट करना उस ज़माने में हमने 92 में ब्लड बैंक का लैंड लिया था, तो 9 कट्ठा लैंड था उस समय, उसकी कॉस्ट अराउंड 2.25 लाख से थी। तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे मेंबर्स के पास कि वो ज़मीन भी खरीद पाएँ। तो हमने हर मेंबर से 5,000 रुपया करके इंटरेस्ट फ्री लोन लिया, उससे हमने वो ज़मीन खरीदी और धीरे धीरे पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ के जो जेनरस डोनर्स हैं, हमारे क्लब के फैमिली मेंबर्स ने, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, तो धीरे धीरे इमारत खड़ी हो गई। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लड बैंक इन ईस्टर्न इंडिया एटलीस्ट। और अभी हम इसी साल एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नेट टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एसिड टेक्नोलॉजी। वो यहाँ पूरे ईस्टर्न रीजन में किसी भी प्राइवेट ब्लड बैंक के पास नहीं है। तो इससे हम सेफेस्ट ब्लड दे सकेंगे, जिससे कि भाई जो भी पेशेंट पार्टी को मिले ही वी कैन रेस्ट एश्योर्ड कि उसको सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है। तो ये एक पैशन था हम लोग का, ब्लड डोनेशन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये ब्लड बैंक में कन्वर्ट हो गया। दूसरा ब्लड बैंक भी मैग्नम का भी आ गया, हम मिलकर सब काम कर रहे हैं। तो आज सिलीगुड़ी में ब्लड मीन्स लायंस, किसी को ब्लड चाहिए तो लायंस ब्लड बैंक में जाओ। ये तो अब अश्योर हो गया कि सिलीगुड़ी में किसी को भी अब ब्लड चाहिए तो ब्लड की कमी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो आप जैसे अपने क्लब से पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने थे, आपके क्लब का डेफिनेटली बहुत सपोर्ट रहा ही होगा, और कैसा फीलिंग रहा था पूरा क्लब का? क्योंकि मुझे लगता है कि एक डीजी का तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ही है और क्लब की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई होंगी, तो उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? कोई ऐसी मेमोरी जो आपको लगता है आज भी क्लिक करती है उन दिनों की? क्लब का फुल सपोर्ट था। मैं उस समय गवर्नर बना, मैं बहुत यंग था, आई वॉज अराउंड 42। बिना क्लब के सपोर्ट से आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। और पूरे साल कुछ भी मैं करता था, मुझे कॉन्फिडेंस रहता था कि भाई कहीं भी जरूरत पड़ेगी माई क्लब विद विथ मी। हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ, मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ कॉन्फ्रेंस में, सब हमारे मेंबर्स ने किया, मैं तो वहाँ जाता भी नहीं था। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, महेश अग्रवाल चेयरमैन थे उसके। तो क्लब का फुल सपोर्ट था, इसीलिए मैं फ्री था बाकी कामों से कि भाई क्लब्स की तरफ जो भी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, हर समय अवेलेबल था। तभी इतना अच्छा टेन्योर हमारा जा सका। तो आपने जब आपका डीजी का टेन्योर ख़त्म हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपको ये लगा कि मैं एक बार दोबारा अभी इसे कंटिन्यू रखूं, या आप फिर एक ब्रेक लेके आप कहीं घूमने निकल गए? मुझे ब्रेक का मौका नहीं मिला कि गवर्नरशिप के नेक्स्ट ईयर मैं काउंसिल चेयरमैन के लिए अपॉइंट हो गया था, तो दैट वाज कंटिन्यूएशन। उसके बाद मैं मल्टीपल में हमेशा ही रहा हूँ विदाउट ब्रेक, तो कभी इस तरह मौका नहीं आया कि मैं ब्रेक ले लूँ। जो इन्वॉल्व रहता है उसके लिए आगे से आगे अपॉर्चुनिटी देती है, काम रहता है। थैंक यू सर, आपने हमें सिखाया कि लीडरशिप का मतलब है इंटेलिजेंस और काइंडनेस को कैसे साथ में लेके चलना है, कैसे बैलेंस करना है, और सर्विस को थोड़ी सी ह्यूमर भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू निकिता फॉर ब्रिंगिंग बैक माई ओल्ड मेमोरीज। जो पुराने जो यादें थी दोबारा मेरे सामने आ गई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। थैंक यू। और दोस्तों आप बने रहिए, ये थे हमारे साथ लायन निर्मल गिद्रा जी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लायन अनलिस्ट सेशन, द लेगेसी सीरीज। सो टिल दैट टाइम कीप शाइनिंग, कीप रोरिंग। थैंक यू।